नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी एकम तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 12 जनवरी सन 2024 आज सूर्योदय सुबह 7:14 तो वहीं सूर्यास्त शाम 5:43 पर होगा। आइए सबसे पहले बढ़ते हैं दिन भर की सुर्खियों की तरफ। जेल विभाग चंडीगढ़ में आई वार्डर के पदों पर भर्ती, बताएंगे पूरी अपडेट। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के नतीजे जारी, देश में 14वें नंबर पर हरियाणा, किस जिले को मिली पहली पोजीशन, बताएंगे पूरी खबर। ग्रुप सी पदों का रिजल्ट तैयार करने में जुटा हरियाणा SSC, फरवरी महीने के दूसरे हफ्ते में जारी होगा कुछ पदों का परिणाम। PNB बैंक ने दिया ग्राहकों को बड़ा तोहफा, महीने में दूसरी बार किया ब्याज दरों में इजाफा। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 अपडेट, अनुपस्थित अभ्यर्थियों को मौका, 17 से 19 जनवरी तक होगी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। अब की बार मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी की बजाय 15 जनवरी को मनाया जाएगा। हरियाणा में 2 फरवरी से शुरू होगा सूरजकुंड मेला, यहाँ जानिए थीम, स्टेट से लेकर उद्घाटन तक सब कुछ। हरियाणा SSC ने NTA को भेजी ग्रुप D उम्मीदवारों की पूरी जानकारी, अगले हफ्ते जारी हो सकता है ग्रुप D का रिजल्ट। हरियाणा में आम आदमी पार्टी में मची भगदड़, एक और कद्दावर नेता थाम सकते हैं BJP का दामन। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का रिजल्ट जारी, इंदौर व सूरत देश के स्वच्छ शहर, तो वहीं राज्यों में महाराष्ट्र नंबर 1, गंगा किनारे बसे क्लीनेस्ट सिटी में वाराणसी पहले तो प्रयागराज दूसरे नंबर पर। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। बुधवार को कई जिलों में ठंड से राहत मिली है। कारण यह रहा कि धूप ने लोगों को शीतलहर से बचाए रखा। आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, इसे लेकर विभाग ने ताजा पूर्वानुमान जारी कर दिया है। फिलहाल ठंड से कुछ हद तक राहत मिलने की संभावना नए पूर्वानुमान में जताई गई है, जो कि लोगों के लिए एक राहत भरी बात है। मौसम विभाग की ओर से आज भी 9 जिलों में कोल्ड डे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इनमें पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और करनाल जिले शामिल है। शेष जिलों के लिए कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। हरियाणा में मौसम आमतौर पर 15 जनवरी तक खुश्क रहने की संभावना व्यक्त की जा रही है। साथ ही 13 व 14 जनवरी को हल्के बादल भी छाए रहेंगे। इस दौरान हल्की गति से उत्तर पश्चिमी शीत हवाएं चलने की उम्मीद जताई गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पर्याप्त रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने के लिए विटामिन C से भरपूर फल और सब्जियां खाएं। नियमित रूप से गर्म तरल पदार्थ पिएं, इससे ठंड से लड़ने के लिए शरीर में गर्मी बनी रहेगी। जींद के गांव पांडु पिंडारा स्थित पिंड तारक तीर्थ में वीरवार सुबह पौष अमावस्या के मौके पर हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। मान्यता है कि पौष अमावस्या पर इस तीर्थ में स्नान करने तथा पिंडदान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है तथा उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए हजारों श्रद्धालुओं ने सुबह कड़कड़ाती ठंड के बावजूद इस तीर्थ में डुबकी लगाई। पौष अमावस्या का विशेष महत्व है। पौष अमावस्या के समय यहाँ पिंडदान करने से जहाँ पितरों की शांति मिलती है, वहीं सुख एवं समृद्धि मिलाती है। दान में स्नान से पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है। पिंडारा गाँव के इस पिंड तारक तीर्थ पर वैसे तो हर अमावस्या को मेला लगता है, यदि अमावस्या सोमवार को आए तो इसका महत्व और भी ज्यादा हो जाता है। दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाने के बाद हरियाणा में अपना राजनीतिक वजूद बढ़ाने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी। यानी आपके लिए यह खबर किसी बड़े झटके से कम नहीं है। हाल ही में पूर्व मंत्री निर्मल सिंह और उनकी बेटी चित्रा सरवाला द्वारा आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद एक और कद्दावर नेता अशोक तंवर के भी पार्टी को अलविदा कहने की अटकलें तेज हो गई है। बुधवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर दिल्ली दौरे पर थे और इस दौरान वहाँ एक होटल में अशोक तंवर से उनकी मुलाकात हुई है। यह मुलाकात करीब आधे घंटे तक चली। ऐसे में कयास लगने शुरू हो गए हैं कि आम आदमी पार्टी हरियाणा की प्रचार समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर मकर क्रांति के आसपास आम आदमी पार्टी का पटका गले से उतारकर भारतीय जनता पार्टी का पटका गले में पहन सकते हैं। बताया जा रहा है कि अशोक तंवर को सिरसा या फिर अंबाला लोकसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला BJP का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC की तरफ से ग्रुप C के पदों के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जा रही है। आयोग की तरफ से हर वीकेंड पर परीक्षा आयोजित हो रही है। इसी क्रम में विभिन्न ग्रुपों के लिए 30 और 31 दिसंबर 2023 के अलावा 6 और 7 जनवरी 2024 को परीक्षा आयोजित हो चुकी है। अब आयोग 14 जनवरी को परीक्षा आयोजित करेगा। 14 जनवरी को परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट भी आयोग ने जारी कर दी है। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि 14 जनवरी को तो कुछ ग्रुपों के पेपर लिए जा रहे हैं, मगर 21 व 22 जनवरी को किसी भी ग्रुप का पेपर लेना संभव नहीं हो पाएगा। फिर भी कोशिश की जा रही है कि 2 से 4 ग्रुपों का पेपर ले लिया जाए। जब अध्यक्ष से पूछा गया कि अब तो हाईकोर्ट ने भी अनुमति दे दी है, तो सभी परीक्षाएं आयोजित क्यों नहीं की जा रही हैं, तो इस पर अध्यक्ष ने बताया कि आयोग को हर ग्रुप में शामिल हर कैटेगरी के लिए उम्मीदवारों की योग्यता चेक करनी पड़ रही है। इसी के चलते इसमें समय लग पा रहा है। उन्होंने बताया कि काफी उम्मीदवारों ने CET स्कोर और ग्रेजुएशन या फिर अन्य सामान्य योग्यता के आधार पर आवेदन तो कर दिया है, लेकिन जरूरी योग्यता नहीं है। अध्यक्ष ने जानकारी दी है कि JEE सिविल और इलेक्ट्रिकल का पेपर 27 व 28 जनवरी में से किसी भी दिन संभव हो सकता है। इसी प्रकार कुछ अन्य पदों के लिए भी परीक्षा हो सकती है।
हरियाणा के फरीदाबाद स्थित सूरजकुंड मेले को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। 2 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक आयोजित होने वाले इस 37वें अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का उद्घाटन इस बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। 37 साल में चौथा अवसर होगा जब राष्ट्रपति सूरजकुंड मेले का उद्घाटन करेंगी। साल 2013 में अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा हासिल करने वाले सूरजकुंड मेले में हर साल लाखों की संख्या में लोग पहुँचते हैं। सूरजकुंड मेला परिसर को गुजराती संस्कृति से सरोकार किया जा रहा है। गुजरात इससे पहले 1997 में भी थीम स्टेट रह चुका है, जबकि पहली बार मेले में सांस्कृतिक थीम भी रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों को सांस्कृतिक थीम स्टेट के रूप में चुना गया है। वहीं अफ्रीकन देश तंजानिया सूरजकुंड मेले में पहली बार भागीदार बनेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ तंजानिया के मंत्री और राजपूत समेत करीब 10 देशों के राजपूत भी मेले में शिरकत करने वाले हैं। वहीं इस दौरान केंद्रीय पर्यटन मंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री या राज्यपाल और हरियाणा के मुख्यमंत्री भी सूरजकुंड मेले में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। निदेशक सेना भर्ती कार्यालय चरखी दादरी की तरफ से अग्निवीर भर्ती को लेकर एक बड़ी जानकारी दी गई है। अग्निवीर की भर्ती 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। पहला चरण ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा का होगा और दूसरा चरण भर्ती रैली का होगा। भर्ती में भाग लेने के इच्छुक युवाओं को वेबसाइट पर अपना नाम दर्ज कराना अनिवार्य होगा। 21 मार्च के बाद ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया बंद हो जाएगी। अग्निवीर जनरल ड्यूटी क्लर्क और स्टोर कीपर टेक्निकल, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर ट्रेड्समैन 10वीं पास और अग्निवीर ट्रेड्समैन 8वीं पास सभी पद आर्म्स फोर्स के लिए हैं। शैक्षणिक एवं आयु सीमा योग्यता पूरी करने वाली युवा इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। कर्नल आनंद सांकले ने युवाओं से कहा है कि वे भर्ती संबंधी किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें और भर्ती के दौरान दलालों से भी सावधान रहें। हरियाणा में ग्रुप सी और ग्रुप डी के विभिन्न पदों पर भर्ती होनी है। आयोग की तरफ से लगातार विभिन्न ग्रुपों के लिए भी परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। लंबे समय से रिजल्ट का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। हरियाणा एसएससी के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि आयोग के पास सीमित स्टाफ है। यही स्टाफ इस समय ग्रुप सी के बचे हुए ग्रुपों के लिए उम्मीदवारों की योग्यता चेक कर रहा है। फिर भी आयोग ने 30 और 31 दिसंबर को भी परीक्षा के लिए आंसर की जारी कर दी है। इन पर दावे व आपत्तियां आने के बाद इन्हें फिर से चेक कराया जाएगा। उसके बाद ग्रुप सी पदों का रिजल्ट भी तैयार किया जाएगा। अध्यक्ष ने बताया कि आयोग कोशिश कर रहा है कि कुछ पदों का रिजल्ट फरवरी के दूसरे हफ्ते तक जारी कर दिया जाए। फिलहाल आयोग की तरफ से बचे हुए ग्रुपों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित किए जा रहे हैं। शहरी एवं आवास मंत्रालय ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के नतीजे जारी कर दिए हैं। हरियाणा देश में 14वें नंबर पर रहा है। हरियाणा का कुल स्कोर 1958.01 रहा है। रोहतक और गोहाना को प्रदेश में पहली रैंक मिली है। दोनों शहरों को स्वच्छ शहर हरियाणा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा करनाल और कालका ने प्रदेश में दूसरी रैंकिंग हासिल की है। साथ ही झज्जर के बेरी और पंचकुला को प्रदेश में तीसरी रैंक मिली है। प्रदेश के गुरुग्राम और नीलाखेड़ी ने चौथा, झज्जर नगर परिषद और बहादुरगढ़ नगर परिषद ने संयुक्त रूप से प्रदेश में 5वां स्थान हासिल किया है। पानीपत और फतेहाबाद छठे स्थान पर रहे हैं। हिसार और नारायणगढ़ 7वें स्थान पर, अंबाला और घरौंडा को 8वां, यमुनानगर और समालखा को 9वां, तो वहीं अंबाला सदर और सोना को 10वां स्थान दिया गया है। भारतीय रेलवे ने अतिरिक्त भीड़भाड़ से निजात दिलाने और यात्रियों की सुविधा का ख्याल रखते हुए हरियाणा के रास्ते गुजरने वाली 5 ट्रेनों में अस्थायी कोचों की संख्या में बढ़ोतरी कर दी है। इन ट्रेनों में अस्थायी कोचों की संख्या में बढ़ोतरी आज यानी शुक्रवार 12 जनवरी से लागू होने जा रही है। भारतीय रेलवे के इस फैसले से लंबी दूरी की इन ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों को राहत पहुंचेगी। ट्रेन नंबर 22,471 व 72 बीकानेर दिल्ली सराय बीकानेर, ट्रेन नंबर 20,473 74 दिल्ली सराय उदयपुर सिटी व दिल्ली सराय, ट्रेन नंबर 14,707 व 8 बीकानेर दादर बीकानेर ट्रेन नंबर 19,701 व 2 जयपुर दिल्ली कैंट जयपुर ट्रेन व 20,409 व 10 दिल्ली कैंट बठिंडा दिल्ली कैंट ट्रेन में कोचों की अस्थायी बढ़ोतरी की गई है। जेल विभाग चंडीगढ़ की तरफ से वार्डर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक है वे अपने आवेदन भेज सकते हैं। आपको बता दें कि इन पदों के लिए केवल पुरुष उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए रिटायर्ड और पेंशनर भारतीय नागरिकों से आवेदन मांगे गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 जनवरी 2024 तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार भूतपूर्व सैनिक या पुलिस विभाग या फिर पैरामिलिट्री फोर्स से रिटायर्ड या कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल, सहायक सब इंस्पेक्टर या फिर रिटायर्ड बॉर्डर या हेड वार्डर हो सकते हैं। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। कुल पद 47 रखे गए हैं। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। यदि आप भी पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी के ग्राहक हैं तो एक खबर आपके लिए काम की हो सकती है। पीएनबी की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल पीएनबी की तरफ से एक बार फिर से अपने ग्राहकों को बड़ा तोहफा देते हुए एफडी की ब्याज दरों में वृद्धि करने का बड़ा फैसला लिया गया है। बैंक की तरफ से बढ़ी हुई ब्याज दरें 8 जनवरी 2024 से लागू हो चुकी है। पीएनबी की तरफ से इस महीने में दूसरी बार ये ब्याज दरों में वृद्धि हो गई है। इससे पहले भी नए साल के मौके पर बैंक ने ग्राहकों को बड़ा तोहफा देते हुए ब्याज दरों में इजाफा किया था। 300 दिनों में मैच्योर होने वाली एफडी पर अब बैंक की तरफ से ग्राहकों को 6.25% की जगह 7.05% तक ब्याज मिलने वाला है। वहीं सामान्य नागरिकों को पंजाब नेशनल बैंक 7 दिनों से लेकर 10 सालों में मैच्योर होने वाली जमा पर 3.5% से लेकर 7.25% तक का ब्याज ऑफर कर रहा है।
हरियाणा में फसल उत्सव लोहड़ी इस साल 14 जनवरी को मनाई जाएगी। बता दें कि इसे पूरे उत्तर भारत में नई फसल आने की खुशी में मनाया जाता है। हरियाणा में हिंदू और सिख समुदाय के लोगों के लिए लोहड़ी का उत्सव किसी भी बड़े त्योहार से कम नहीं होता है। इस त्योहार के आने से पहले एक महीने तक कोई भी त्योहार नहीं मनाया जाता, न ही किसी प्रकार का कोई भी शुभ कार्य किया जाता है। लोहड़ी के पवित्र उत्सव पर आग जलाना, उसके चारों ओर इकट्ठा होना, अग्नि देवता से प्रार्थना कर उन्हें भोजन भी अर्पित किया जाता है, साथ ही सुख समृद्धि की प्रार्थना भी करते हैं। हरियाणा में लोहड़ी को फसलों की बुआई और कटाई से जुड़ा हुआ एक विशेष त्योहार माना जाता है। यह गर्म मौसम के आगमन का भी संकेत देता है, क्योंकि मकर संक्रांति के बाद से दिन बड़े शुरू हो जाते हैं और रातें छोटी होने लगती हैं। लोहड़ी की अग्नि में कटी हुई फसल, रेवड़ी, मूंगफली, गुड़ और गज्जक से बना हुआ भोग भी चढ़ाया जाता है। हरियाणा में 9.5 साल से सरकार चला रही बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले गांव की राह पकड़ ली है। ग्रामीण वोटरों को साधने के लिए मनोहर लाल खट्टर ने हाल ही में रूरल एरिया में रहने वाले 28 लाख से अधिक लोगों की तरफ से पेंडिंग पानी बिलों के 372 करोड़ रुपए माफ कर दिए हैं। यही नहीं, पार्टी अपनी विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए प्रदेश के 6,500 से ज्यादा गाँव तक सीधे पहुँच बना रही है। इसकी पूरी कवायद के पीछे एक बड़ी वजह है। दरअसल बीजेपी ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में 58.2% वोट शेयर के साथ राज्य की सभी 10 सीटें जीती थी, मगर उसके महज 5 महीने के बाद हुए विधानसभा चुनाव में यह वोट शेयर घटकर 36.7% रह गया। सिर्फ 5 महीने में वोट शेयर में आई इस 21.5% की बड़ी गिरावट के चलते पार्टी विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के आंकड़े से दूर रह गई और उसे सरकार बनाने के लिए गठबंधन का सहारा लेना पड़ा। हरियाणा में लगभग 60% वोटर किसी न किसी तरह सीधे गाँव से जुड़े हुए हैं। ऐसे में पार्टी ने अभी से ही गाँव पर फोकस बढ़ा दिया है, ताकि 2019 जैसा कुछ भी दोबारा न हो जाए। हरियाणा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव से पहले इंडियन नेशनल लोकदल यानी INLD को झटका लगा है। हिसार में आदमपुर उपचुनाव में इनेलो के प्रत्याशी रहे कुरडाराम ने पार्टी छोड़ दी है। गुरुवार को हिसार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुरडाराम ने कहा कि वे लंबे समय से पार्टी में उपेक्षित महसूस कर रहे थे। आदमपुर विधानसभा में तन मन धन से उन्होंने पार्टी की सेवा की और पूरे समर्पण भाव से सच्चे सिपाही की तरह चुनाव लड़ा। उनको जो सम्मान विमान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। पार्टी प्रमुख को बार बार अवगत करवाया, लेकिन उल्टा उन्हें ही प्रताड़ित किया गया। इसके चलते वे आज अपने सभी समर्थकों व साथियों के साथ इनेलो छोड़ रहे हैं। आगे वह किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे, इसको लेकर वह साथियों की बैठक बुलाकर विचार विमर्श करने के बाद ही अगला निर्णय लेंगे। भारतीय शेयर बाजार में मामूली तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 63 अंक की तेजी के साथ 71,721 के स्तर पर क्लोज हुआ, तो वहीं निफ्टी में भी 28 अंक की बढ़त रही और ये 21,647 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स के 30 शेयरों में 16 में गिरावट और 14 में तेजी दिखाई दी और वहीं दूसरी तरफ $1 का रेट 83 रुपए 23 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। वहीं एक अन्य खबर पर नजर डालें तो अमेजन ग्रेट रिपब्लिक डे सेल की शुरुआत बुधवार यानी 13 जनवरी से शुरू होगी। बता दें कि हाल ही में ई-कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट ने भी रिपब्लिक डे सेल का ऐलान कर दिया है। फ्लिपकार्ट रिपब्लिक डे सेल की शुरुआत 14 जनवरी से होने जा रही है। सेल में प्रोडक्ट पर मिलने वाली छूट के अलावा ग्राहक बैंक कार्ड के साथ इंस्टेंट डिस्काउंट का भी फायदा ले सकते हैं। खुलासा हुआ है कि स्मार्टफोन और एक्सेसरीज पर 40% तक का स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा, जबकि लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, टैबलेट आदि एक्सेसरीज को 75% तक की छूट पर खरीदा जा सकेगा। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।